Welcome to our वीडियो माय फ्रेंड्स। आज एसएससीजीडी का सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं। कल हम 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और वही 20 क्वेश्चन हम किए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कल हम 20 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से हम आपको बहुत ही क्वेश्चन बताए थे। आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, सो ध्यान से आप सब देखिएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा सकते हैं? बोल रहा है क्या सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर एक कार्य को 57 दिन में करता है, और अर्जुन और रोहन एक दिन को 38 दिन में करता है, और रोहन और सोनल जो है वो 38 दिनों में एक काम को कर सकता है। ठीक है, तो सोनल, अर्जुन और रोहन यानी कि तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछा है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम ये। तो देख सकते हैं आप, बोला है क्या, जैसे सोनल और अर्जुन क्या है? सोनल और अर्जुन कितने दिन में? 57 दिन में। यहाँ लिखिए सोनल और अर्जुन कितने दिन में? 57 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 57 दिन में पूरा कर सकता है। और अर्जुन और रोहन कितने दिन में कर सकता है? अर्जुन और रोहन कितने दिन में पूरा कर सकता है? आपका 38 दिन में। कितने दिन में? 38 दिन में। वहीं पर यहाँ बोला है आपका रोहन और सोनल कितने दिन में? 38 दिन में। तो यहाँ पर पूछा है सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलाकर कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि तीनों को पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए अर्जुन, लिखिए सोनल प्लस अर्जुन यानी कि 57, 38 और 38 तीनों का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 114 आएगा, 114। तो इसका अगर इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, और इसका भी 38 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और 57 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 आएगा। उसके बाद हम यहाँ आगे चलते हैं। तो सोनल, और सोनल, अर्जुन और क्या पूछा है? सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलके पूछ रहा है। ठीक है, तीनों मिलके जब पूछ रहा है तो तीनों को हम पहले जोड़ देंगे, ये तीनों को। तो सुन लिखिए सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन। तो क्या लिखेंगे? 2 + 3 + 3 अपन में
एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर आप दीजिए पहले सोनल ही दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें भी सोनल है और इसमें भी सोनल है। ठीक है, तो हम डाले हैं सोनल, सोनल में, तो सोनल में डाले हैं तो कितने आ रहे हैं, एक सोनल यहाँ है और अर्जुन, दो ही आदमी है ना, दो, ये एक हो गया ये दो हो गया, तो दो से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 8/3 करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। 4 आया ना, तो 4 आया, तो उसके बाद हम कर सकते हैं सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो लिखिए सोनल, अर्जुन और रोहन कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए तो कितने दिन में पूरा कर सकता है, पूरा करने का यानी कि टोटल यहाँ 4 दिन आया, तो टोटल यहाँ ऊपर कितना था आपका 114 दिन, तो 114 दिन अपन में आ जाएगा आपका कितना 4। अब डिवाइड आप कीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 28.5 दिन, यानी कि इतना दिन जो है आपका वो लग जाएगा इस तीनों को कार्य करने में समय, यानी कि इस तीनों को कार्य करने में लग जाएगा। कितना आया था 28.5, 28.5 ये हो गया आपका आंसर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि बोल रहा है टेबल को इतना में वो बेचा, ठीक है, उसके बाद इतना में बेचने, मतलब इतना जब बेच रहा था ना इतना, तो इसको 14% ज़्यादा हानि से ज़्यादा लाभ हुआ। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी कि कितना में वो बेचा था। तो चलिए, जैसे बोल रहा है क्या आपका, जैसे जैसे लिखिए माना कि हानि इक्वल टू एक्स और लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स इंटू 14/100। ठीक है, 14/100 इक्वल टू कितना आपका हो गया टोटल 1.14x, ये हो गया आपका। तो प्रश्न से अगर हम करेंगे तो लिखिएगा 2827.06, 2827.6, ठीक है, माइनस कीजिएगा, माइनस अगर हम करेंगे उसके बाद लिखिएगा 1.14 1.14x, ठीक है, इक्वल टू 2230 प्लस एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है एक्स जो दिया हुआ है वो क्रय मूल्य हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आगे चलते हैं। तो x प्लस 1.14x, ठीक है, x को x की तरफ ला दिए, उसके बाद इक्वल टू 2827.06 माइनस 2 इतना आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस किए हैं, ये प्लस हो गया तो 2x हो जाएगा ना, 2.14x, क्योंकि 1x ये हो गया, 1x ये हो गया, 2x हो गया। उसके बाद इधर हो जाएगा आपका 597.06। तो x को अगर रख दिए तो इधर आएंगे तो जीरो नहीं, सॉरी 9 इसको बना दीजिए ना, तो 7.06 को 2.114 अगर पॉइंट उड़ा दीजिए, उसके बाद अगर काटेंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 279, ये हो गया x का मान। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर क्या लिखे थे हम, ये हो गया x प्लस एक्स, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए लिखिए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 2230 प्लस 279, तो आपका कितना हो गया 2509, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को हम उसमें क्या कर देंगे, लाभ जितना आया था उतना निकालेंगे। वो प्रतिशत में लाभ 14% था, ये देखिए ये 14% जो है आपका वो प्रतिशत में है। इसको अंक में निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू 2509 इंटू 114। 14% ज़्यादा था तो 100 प्लस 14 यानी कि 114 हो गया, अपॉन में 100 कर दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा आपका टोटल मिला के 2860.26। इतना जो है आपका वो हो गया, आप बेचे हैं इतना में, ठीक है। इतना में बेचेंगे तो आपको हानि से 14% ज़्यादा में आप बच पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% वजन कम का उपयोग में लाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो माना कि लाभ, ठीक है, लाभ कितना है आपका 12%। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या है आपका, विक्रय मूल्य आपका कितना है, हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस 12, 100% हो गया प्लस 12% हो गया, तो ये विक्रय मूल्य हो गया ना आपका, यानी कि 112%, ठीक है। अब वास्तविक वजन क्या है, वास्तविक वजन आपका कितना है 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, ठीक है, 1 किलो है। तो उपयोगी वजन कितना है, उपयोगी वजन आपका कितना है, तो 1000 माइनस 1000 इंटू 15/100, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, तो 15% कम उपयोग में लाता है, तो ये हो गया। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0,0,0,0 आपका कट गया, तो 150 आया, तो 1000 में माइनस 150 करेंगे तो आपका हो गया 850, कितना आ गया 850, ये 850 आपका कितना हो गया, ये 850 ग्राम हो गया। तो कुल लाभ प्रतिशत में निकालना है आपको, लिखिएगा कुल लाभ प्रतिशत बराबर 112% था विक्रय मूल्य, ठीक है, 112% था विक्रय मूल्य, मल्टीपल 1000/850, ठीक है, और माइनस में 100%, तो 131.76% माइनस 100%, ये हो गया आपका। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 31.76% आ जाएगा, 31.76% आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31.76 जो है इसका उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि 31.76 यानी कि सी नंबर जो है आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर ही पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बार कितने समय पर जाकर मिले, ये लिखिएगा। ए को 400 मीटर की दौड़ पूरा करने में लगा समय। क्या पूछा है? समय। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में चाल, डिस्टेंस अपॉन चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 40 सेकेंड। कितना? 40 सेकेंड। वैसे ही बी का अगर निकालिएगा, बी को 400 मीटर की दौड़ पूरा करने में लगा समय, 400 अपॉन बी का कितना है? 16 मीटर। बी का कितना है? 16 मीटर। अगर इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो इसका हो जाएगा 25 सेकेंड। 25 सेकेंड। तो अब लिखा हुआ है कि, देखिए लिखा हुआ है आपका कि समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे बोल रहा है। तो 40 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। तो 40 और 25 का अगर एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक ले लें, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? 200 सेकेंड। 200 सेकेंड। कितना? 200 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों को आरंभ बिंदु पर पहली बार मिलने का समय, तो दोनों को आरंभ बिंदु पर मिलने का समय हो जाएगा आपका कितना? 200 सेकेंड। कितना? 200 सेकेंड। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका आंसर। वो 200 सेकेंड बाद जो है वो अपने बिंदु जो है 200 सेकेंड बाद आरंभ बिंदु पर पहली बार समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, 200 सेकेंड के बाद वो अपने पहले बिंदु पर मिलेंगे। तो 200 सेकेंड यहाँ पर आपका है बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी नंबर को ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। तो बोल रहा है महत्तम और समापवर्तक दोनों 8 और 40 है। दोनों 8 और 40 है। तो चलिए हम बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका क्या? दिया हुआ है आपका दिया हुआ है क्या? जैसे महत्तम समापवर्तक क्या है आपका? महत्तम समापवर्तक 8 है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है आपका? लघुत्तम समापवर्तक 40 है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है आपका। क्या निकालना है? संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो लिखिएगा संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक को मल्टीपल आपस में कर देंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक मल्टीपल महत्तम समापवर्तक इक्वल टू लघुत्तम हो गया आपका 40 इंटू 8 इक्वल टू 8 4 जा 36। 8 4 जा कितना हो गया आपका? 32 0। ये हो गया आपका क्या?
ये हो गया आपका राइट आंसर। ये जो है आपका ऐसा है जिसका महत्तम अप और लघुत्तम जो है 8 और 40 आएगा। तो 320 यानी कि आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। ठीक है। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। कौन? रिवान छूट में, ठीक है, कितना रुपये में बचाना चाहता था? 840 रुपये बचाना चाहता था। ठीक है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है? इनकी बोल रहा है क्या कि रिवान जो है 810 रुपया बचाना चाहता है, तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 होगा। तो देखिए, लिखिएगा प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य आपका कितना है? 540। ठीक है। आपका छूट प्रतिशत कितना है? छूट प्रतिशत कितना है आपका? 30%। 30% आपका हो गया छूट। तो अब देखिएगा प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि लिखिएगा। प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि। प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि। तो प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि आपका कितना हो जाएगा? 540 इंटू 30/100। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका कितना? 162। इतना हो गया आपका प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि। ठीक है। तो शर्ट की संख्या कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 810 रुपया बचाना चाहता है, तो इतना छूट हो गया आपका। तो इतना छूट हो गया आपका, तो प्रत्येक शर्ट पर आप ये 162 रुपया बचाना चाहता है। तो 810 टोटल मिला के छूट वो लेना चाहता है, तो शर्ट की संख्या कितना हो जाएगा? शर्ट की संख्या निकालने के लिए, यानी कि 810 रुपये बचाना चाहता है और 162 रुपया हर एक में बचता है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 जो है ना शर्ट, वो 5 शर्ट खरीदेगा। कितना शर्ट खरीदेगा? वो 5 शर्ट खरीदेगा, तो 810 रुपया जो है वो उसका बचेगा। तो 5 यानी कि यहाँ 5 है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है 350 में 20% पहले वृद्धि करता है, उसके बाद फिर 25% कम कर देता है। तो उसमें बनने वाला नया जो संख्या होगा वो होगा क्या? तो नया संख्या आपका क्या होगा? देखिए, तो लिखिएगा प्रश्न से क्या? प्रश्न से हो जाएगा आपका नई संख्या निकालना है। तो लिखिएगा नई संख्या बराबर, क्या लिखना है? नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका? 350 गुने 100 जोड़ 20। पहले 20% का वृद्धि करता था, इसलिए 100 प्लस 20 कर दिए। अपन में प्रतिशत हटाना है तो 100 डालेंगे। ठीक है। इंटू में फिर जो है ना वो 25% का क्या करता है? हानि करने यानी कि कमी करने लगता है। तो कमी करने में क्या होता है? तो माइनस में होता है ना। कमी करने में वृद्धि होता है प्लस, माइनस होता है कमी में। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 इसमें भी लगाएंगे। तो 350 इंटू में, अब इसका हो गया आपका 120, इसका हो गया 75, इसका हो गया 120 और इसका हो गया 75। ठीक है।
तो आगे सब चीज़ कर दिए हम। तो आपका हो गया क्या, तो सारा मिल के हो गया 315 हो गया, 315 हो गया। कितना हो गया, 315, 315 हो गया। उस ये हो गया 315, 315 क्या निकला अब आपका 315 जो है वो नई संख्या, क्या लिखा है, नई संख्या। ये नई संख्या 315 यानी कि 315, ये है आपका नई संख्या। तो यहाँ पर आपका पूछा है क्या, नई संख्या ज्ञात कीजिए, बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो नई संख्या हम निकाले हैं कितना, 315। तो 315 यहाँ पर है, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है खंभा, तो एक खंभा है मान लीजिए, ठीक है, वो 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में, विमाओं वाले कमरे में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, क्या लिखेंगे, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, ठीक है, सबसे लंबे किसके लंबाई, खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई क्या लिखेंगे, रूट अंडर, क्योंकि यह जो है आपका है क्यूब है, कमरा बोल रहा है, विमाओं के कमरे, और कमरे हमेशा ऐसे ही होते हैं ना ऐसे। ये हो गया आपका कमरा, ठीक है, ये कमरा हो गया आपका। तो कमरा जब भी होता है तो क्यूब में चला जाता है, और क्यूब का हमेशा रूट में ही जाएगा। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट स्क्वायर, ऊंचाई हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ आपका कितना हो गया, लंबाई कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ आपका कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस हाइट आपका कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, कितना, 5 का स्क्वायर, सबका रूट कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, इसका 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 5 का 25, सबको प्लस अगर करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो 225 किसका होता है, तो 15 का हम जो है वो रूट लिख सकते हैं, 15 का हम रूट लिख सकते हैं। तो 15 का हम रूट लिख दिए, तो ये 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 225 का रूट बराबर 15 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाता है, 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो 15 जो आया आपका वो हो गया कमरा का जो है वो कमरा सबसे लंबे खंभे की लंबाई, वो जो खंभा है वो सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपका क्या हो गया, 15 मीटर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, क्या लिया, रुपया उधार लिया, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था, चक्रवृद्धि किया जाना चाहिए था, क्या संयोजित किया जाना चाहिए था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। यानी कि पूछ रहा है कितना राशि वो उधार लिया कि 4 वर्ष में इतना रुपया वो बैंक वालों को वापस किया, ठीक है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन बनाने। तो दिया हुआ है आपका क्या, दर दिया हुआ है, दर कितना दिया आपका
दर 10% पे लिया था वो बैंक से, कितना रुपया लिया था, ठीक है। तो समय कितना लिया था वो, 4 वर्ष लिया था, कितना समय लिया था, 4 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना लौटाया था वो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लौटाया था वो, 21,000, कितना है आपका, 21,961.5, 21,961.50। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो वहाँ लिखा हुआ है वो बैंक में लौटाया था। तो सूत्र से अगर करेंगे हम, तो सूत्र से अगर हम करेंगे तो सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का यहाँ N इक्वल टू A। N जो है आपका वो टाइम हो जाएगा, कितना टाइम में लिया था, N लिख भी सकते हैं या T भी लिख सकते हैं, टाइम समय T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम N लिख दिए, आप T भी लिख सकते हैं। तो P आपका पता नहीं है तो P को वैसे ही छोड़ देंगे हम तो 1 प्लस रेट कितने का लिया था, 10% का लिया था, तो 100 लिख दिए, और कितना टाइम लिया था, 4। और उसके बाद अमाउंट आपका कितना है, तो अमाउंट आपका 21,961.50, ये अमाउंट है आपका, ठीक है। इतना अमाउंट हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, इतना अमाउंट हो गया। उसके बाद लिखिएगा P का यहाँ 11/10 का 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 21,961.50, ठीक है। आगे करते हैं हम, तो P इधर छोड़ दिए, और 21,961.50 जो है इंटू में यहाँ 4 दिया हुआ है ना, तो चारों को अलग अलग कर लेंगे। तो 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू में यहाँ पर थोड़ा हम वो कर देते हैं, इधर खिसका देते हैं इसको, तो इसको जो है इधर खिसकाएंगे, तो इंटू में 10/11 इंटू में यहाँ क्या था आपका, इंटू में 21,961.50, यहाँ पर आपका था P, ठीक है, P था आपका। तो P यानी कि प्रिंसिपल जो आपका हो गया, अगर सबको अगर काटेंगे हम तो आपका हो जाएगा क्या, 15,000, यानी कि प्रिंसिपल जो है आपका, जो प्रिंसिपल है वो 15,000 प्रिंसिपल, यानी कि जो साधारण ब्याज जो है, प्रिंसिपल जो है वो साधारण ब्याज नहीं, वो सॉरी मूलधन जो है, मूलधन आपका 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 15,000। तो मूलधन यानी कि वो यहाँ पर जो बोला है राशि उधार ली थी, यानी कितना राशि जो है वो बैंक से उधार लिया था। तो हमने क्या पढ़ा है, 15,000 वो रुपया बैंक से लिया, और 21,961.50 रुपया बैंक को 4 साल में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वो लौटाया। तो 15,000 जो है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तुओं का मूल्य रुपया में ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, रुपया में ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है क्या, यहाँ पर 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है, लिखिएगा पहले 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 89 रुपीज़, 89 रुपीज़ मूल्य हो गया औसत मूल्य। और एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, एक वस्तु का मूल्य आपका 35 हो गया। लिखिएगा एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया आपका, 35 रुपीज़ हो गया। तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा पूछ रहा है, क्या ले पूछ रहा है, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। लिखिएगा कि 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, तो 89 इंटू 10 माइनस 31, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो 89 हम दे दिए, ठीक है। उसके बाद 89 जब हम दे ही दिए, उसके बाद ये दो 35 जो यहाँ पर हम दे दिए, 35 माइनस किए, क्योंकि
एक वस्तु का हमारा दिया हुआ है इसलिए हम माइनस कर दिए 85, और नीचे में 9 ही वस्तु का लेंगे। कितना लेंगे? 9 ही वस्तु का। एक वस्तु यहाँ पर घटा देंगे ना, क्योंकि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य बोल रहा है, यहाँ 10 वस्तुओं का औसत मूल्य है। तो एक वस्तु का यहाँ निकाल लेंगे तो 9 वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाएगा। तो 9 वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल मल्टीप्लाई किए तो 855/9 आया। तो दोनों को अगर काटेंगे, दोनों को काटने पर हमारा आ जाता है 95 इज द औसत मूल्य। ये एवरेज हो गया आपका क्या, कि 9 वस्तु जो है ना, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य आपका हो गया 95। ठीक है, तो शेष 9 वस्तुओं का कितना? 95 यहाँ है, तो 95 सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए रेशियो बी इजकल टू 5:6 और बी रेशियो सी इजकल टू 6:7 है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है क्या आपका, ए रेशियो बी बराबर क्या दिया है? 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर 6:7 दिया। तो देखिएगा यहाँ पर बी जो है वो बी यहाँ भी है, सी 6 यहाँ भी है, ये दोनों मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 5:6:7, क्योंकि ए हो गया लिख दिए, बी ये दोनों जब मिल रहा है 6 लिख दिए, और सी जो यहाँ पर है सी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर सी लिख दिए। उसके बाद नीचे लिखेंगे हम अब ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए लिखेंगे। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो ए प्लस बी अनुपात आपका कितना है? ए प्लस बी अनुपात कितना है? ए प्लस बी अनुपात देखिएगा आपका कितना है? 5:6। ठीक है, 5:6, और उसके बाद रेशियो बी प्लस सी आपका कितना है? 6:7, 6:7। उसके बाद सी आपका कितना हो गया? 7। तो अनुपात यहाँ देकर 7 / ए कितना है आपका? A5। तो A5 हो गया आपका इस यहाँ भी। तो यहाँ पर टोटल मिला के होगा कितना? इसको सॉरी प्लस है ये, तो प्लस का सिंबल यहाँ पर डालिए। ठीक है, प्लस का सिंबल डालें तो 11:13:12 ये हो गया आपका। यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का जो है वो अनुपात हो गया। तो आपका कितना है? 11, 13 और 12, 11, 13 और 12, 11, 13 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार पर व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। यानी कि जो टैंक का क्षमता इतना है और इसका आधार इतना व्यास है, तो गहराई यानी कि हाइट पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। बेलनाकार टैंक मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये जो हमारा है वो टैंक हो गया। ठीक है, टैंक हो गया। ये पूरा जो है ये पूरा का दिया हुआ है कितना? 563 जो मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब दिया है। और ये व्यास जो दिया है हमारा व्यास, वो व्यास कितना दिया है हमारा? 16 मीटर। तो ये हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाइट, यानी गहराई क्या है इसका। तो गहराई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गहराई निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले लिखेंगे बेलनाकार आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास क्या है आपका? 16 मीटर। इसको त्रिज्या अगर करेंगे, इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 8 मीटर हो गया आपका क्या? त्रिज्या हो गया। तो बेलनाकार टैंक का क्षमता क्या है? पहले लिखिए टैंक का क्षमता क्या है आपका?
5632 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया टैंक की क्षमता। तो बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा बेलनाकार टैंक की क्षमता, बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता हो गया 5632। तो बेलनाकार जब बोल रहा है, बेलनाकार का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 5632। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान जानते हैं, यहाँ 22/7 होता है, 22/7 होता है। उसके बाद आर स्क्वायर का आर जानते ही हैं 8 होता है। यहाँ पर एच यहाँ दे देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे क्या, यहाँ पर हम दे देंगे 5632, और ये उठकर इधर आएगा, डिवाइड में बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इक्वल टू 5632, और उसके बाद नीचे में पाई का अगर 22 आया, 22/7 आता है, तो 7 ऊपर पे चला जाएगा, 7 ऊपर पे इंटू में यहाँ आर दिया, आर स्क्वायर है, तो आर हमारा 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। अगर सबको काटेंगे, सबको काटने के बाद हमारा क्या आता है, 28 मीटर, 28 मीटर, यानी कि इतना मीटर जो है वो गहराई होगा। कितना मीटर, 28 मीटर गहराई होगा किसका, बेलनाकार टैंक की गहराई कितना होगा, 28 मीटर। बेलनाकार टैंक की गहराई क्या होगा, 28 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर, वैसे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये हमारा दोबारा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दोबारा मिस प्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन जो जानते हैं, ये 11:13:12 होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम रहने देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करेंगे। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, वो 18 सेकेंड में एक पुल को पार कर देता है, ठीक है, कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड में पार कर देता है, ठीक है। तो 18 सेकेंड में पार करता है, तो लिखिएगा पुल की लंबाई, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेल गाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुने समय। ये चाल गुने समय हम क्यों लिखें, चाल गुने समय जब लिखा आता है इसका मतलब हो गया डिस्टेंस निकालना है। चाल यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्या, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो पुल की लंबाई हमारा क्या है, पुल की लंबाई ही निकालना है, क्या पुल निकालना है, पुल की लंबाई निकालना है। तो पुल की लंबाई छोड़ देंगे, पुल की लंबाई छोड़ेंगे, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई कितना है आपका, 120 मीटर है, 120 मीटर है, इंटू चाल क्या है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 इंटू समय कितना आपका 18 सेकेंड, तो 18 दे देंगे, ठीक है, 18 दे दिए, 60 का 18 दे दिए। उसके बाद 18 हम दिए, यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा दिया है, ठीक है, घंटा दिया है, और यहाँ पर दिया है, यहाँ सेकंड दिया है। तो यहाँ सेकंड दिया है, तो हमको पहले सेकंड को यहाँ पर घंटे में चेंज करना है। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, तो घंटे में चेंज करने के लिए जो है वो घंटे, सेकंड को घंटे में जब हम चेंज करेंगे, तो 1000 जो है, 60 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है क्या, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आता है, 5/18 इंटू 18, ये हो गया आपका डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हो गया। यहाँ पर लिखिएगा फिर पुल
पुल की लंबाई पुल की लंबाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ टोटल अगर डिवाइड किए हम तो 300 आया, ठीक है 300, और ये प्लस का इधर ये आएगा, इधर माइनस का हो जाएगा तो 120। तो यहाँ पर 300 में 120 अगर माइनस करेंगे तो 80 है। तो 80 मीटर जो है, 80 मीटर, वो 80 मीटर क्या हो गया, 80 मीटर जो है ये आपका 80 मीटर वो पुल की लंबाई हो गया। क्या हो गया, ये 80 मीटर दिया है, ठीक है। वो 180 दिया हुआ है, तो 180 जो है वो 180 मीटर, तो 180 मीटर जो यहाँ पर है वो चेक कर सकते हैं। 180 मीटर, ए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 180 मीटर आपका पुल की लंबाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम ये सब क्वेश्चन जो है वो हम ये सब क्वेश्चन आपको हर रोज़ 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे जो है AM, हर 10 बजे AM हर दिन आपका अपलोड हो जाया करेगा, ठीक है। 10 बजे आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। SSC GD जो आजकल चल रहा है, SSC GD जो निकला है फॉर्म SSC GD का, वो SSC GD का फॉर्म का हम आपको ऐसा तैयारी करवाएंगे तो आप निकाल कर ही मानिएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका निकल भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे जो है, 10 बजे हर रोज़ 10 बजे मैं चढ़ा देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने के बाद पता चलता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे को शेयर कीजिएगा तो वो भी पढ़ लेगा, तो उसका भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास में आने के लिए। मैं प्रशांत कुमार 10 बजे क्वेश्चन ये सब चढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मैथ चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। रीजनिंग जो है आपका, वो रीजनिंग भी हम पढ़ाएंगे। अगर आपको रीजनिंग में भी दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हम 10 बजे तैयार रहते हैं, ठीक है। आपका 10 बजे आपका वीडियो चढ़ जाएगा, कुछ दिनों में हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, रेस्ट कीजिए और थोड़ा SSC GD पे फोकस कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया आने के लिए।